ये जो क्लास रहेगा ये बेसिकली आईपी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आपको आईपी एग्ज़ाम के लिए पूरा आपका जो भी ज़रूरत है वो सारा यहाँ से आपका फुलफ़िल हो जाएगा। पर डबल एओ के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आपका वो वाला जो प्रोस्पेक्ट एस्पेक्ट है वो आपका फुलफ़िल नहीं हो पाएगा सही से। ठीक है, तो इस कारण से अगर आप आईपी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ठीक है, आप सुन सकते हैं। अदरवाइज आप अगर डबल एओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम का आपका अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग जहाँ तक ख़त्म किए थे, सेविंग्स का एस्पेक्ट जो था वो हम लोग ख़त्म किए थे। आज हम लोग अभी रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर क्या क्या बातें हमारा सीबीएस मैनुअल में बताया गया है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देवी और सजनों फटाफट से एक बार कंफर्म करिए, आगे बढ़े हम लोग। ओके, चलिए चलिए। आप लोग ये थोड़ा क्या बोलते हैं सलमान खान के तरह जब ये थम्स अप वगैरह देते हैं तो अच्छा लगता है, मन में थोड़ा जोर आता है कि चलो नहीं हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। नहीं तो ये जालिम दुनिया है ना, हम लोगों को परेशान करने के चक्कर में हमेशा लगा हुआ रहता है। चले क्या सब डायलॉग मार रहे हैं, ये सब कोई दिल टूटा हुआ आशिक जो है वही ये सब डायलॉग मार सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट को लेके। तो रिकरिंग का मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं कि कोई एक चीज़ है विच इज़ बीइंग रिपीटेड, है ना, जो आपका रिपीट होते रहता है उस आफ्टर सर्टेन इंटरवल। वो चाहे आफ्टर फोर्टनाइट हो, आफ्टर मंथ हो, है ना, या फिर आफ्टर ईयर हो। चलिए यहाँ से एक बात हमको याद आया। आप बताइए, जो हमारा इंस्पेक्टर पोस्ट रहता है उनको एक डायरी सबमिट करना रहता है। इंस्पेक्टर पोस्ट जो रहता है उनको एक डायरी सबमिट करना रहता है। ये डायरी सबमिट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आईपी जो होते हैं उनको एक डायरी सबमिट करना रहता है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताइए। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो होता है मंथली। चलिए बाकी लोग बताइए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबमिशन ऑफ डायरी ऑफ एन इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट? मंजीत जी ने बोला 15 दिन, बाकी लोग। चलिए ये भी सवाल हो सकता है एग्जाम पे, है ना। पहले मेरा एक सर था जो एक बार हम लोगों को बताए हुए थे कि आप अगर आईपी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो पहले आप फील करिए कि आईपी को करना क्या होता है। जब आप फील करिएगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है ना। आपको सुपरिटेंडेंट बनना है तो आप पहले फील करिए कि सुपरिटेंडेंट को करना क्या क्या होता है। तो भाई जो जो चीज़ करना होता है उसका जानकारी आप हासिल करिए, तो आपका प्रिपरेशन जो है मोर देन 50-60% आपका प्रिपरेशन उसी में हो जाएगा। याद रखना है, ये आईपी का जो डायरी होता है इसका आपका फ्रीक्वेंसी होता है फोर्टनाइट, है ना, मतलब 2 हफ्ते में एक बार सबमिट करना रहता है। आईपी का डायरी का फ्रीक्वेंसी होता है फोर्टनाइट। बट यहीं पे अगर हम आईआरएम में आ जाए, मतलब इंस्पेक्टर हु इज पोस्टेड इन ए रेलवे मेल सर्विस, आरएमएस में जिसका पोस्टिंग है, उनके केस में ये आपका आ जाएगा आपका वीकली। याद रहेगा, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट अगर पोस्ट ऑफिस वाला सब डिविजन पे पोस्टेड है तो उनका डायरी जो है इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका फोर्टनाइटली। और अगर आपका ये आईआरएम हो जाएंगे, इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे मेल सर्विस हो जाएगा, तो इसका फ्रीक्वेंटली हो जाएगा वीकली। क्लियर है। चलिए कोई एक आदमी हमको बताइए, आरएमएस जो है इंट्रोड्यूस कब हुआ था? आरएमएस जो है इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था, याद है किसी को? हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस किए हुए हैं। रेलवे मेल सर्विस जो है कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? चलिए कोई नहीं, याद रखना है, आरएमएस जो है इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 18 सितंबर 1854 में। ठीक है, आरएमएस जो है इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 18 सितंबर 1854 में। अच्छा चलिए, इसी के साथ साथ एक बात और हम लोगों को याद रखना है, मेल ओवरशियर। मेल ओवरशियर इनको भी एक डायरी देना रहता है, ये कितने दिन में देना रहता है? मेल ओवरशियर को एक डायरी सबमिट करना रहता है, ये कितने दिन में देना रहता है बताइए। किसी को याद है? नहीं जानते हैं तो आप डोंट नो बोल सकते हैं, अदरवाइज आप जवाब जानते हैं तो जवाब दे भी सकते हैं। कोई ब्लाइंड गेस?
आईपी को देना रहता है आपका फोर्टनाइटली। चलिए कोई नहीं, इसको याद रखना है, ये होता है वीकली। ठीक है, तो जब आप सब डिविजनल हेड बनेंगे, ये बात आपको याद रखना है, मेल ओवरशियर को वीकली डायरी सबमिट करना रहता है। इसके साथ साथ कुछ और भी काम है। और भी काम में क्या क्या आता है, तो जैसे आपका मनी ऑर्डर का वेरिफिकेशन होता है। मनी ऑर्डर वेरिफिकेशन, मनी ऑर्डर वेरिफिकेशन आईपी को भी करना रहता है, और आपका जो आपका मेल ओवरशियर होता है उनको भी करना रहता है। ठीक है, तो कितना मंथली कितना वेरिफिकेशन करना होता है, कोई बताइएगा? मंथली वेरिफिकेशन, मंथली कितना करना रहता है, आईपी को कितना करना रहता है और मेल ओवरशियर को, एनी आइडिया? तो इसको भी आपको याद रखना है, आईपी को करना रहता है 25 और मेल ओवरशियर को करना रहता है 50। तो मेल ओवरशियर का आधा करना होता है आईपी को, याद रहेगा। मेल ओवरशियर को 50 मंथली, 50 आपका जो आपका मनी ऑर्डर है वो आपका मनी ऑर्डर मतलब आज के दिन में आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर हो जाएगा, उसका वेरिफिकेशन करना रहता है। और इंस्पेक्टर पोस्ट को जो है 25 आपका मनी ऑर्डर जो है उसको वेरीफाई करना रहता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग वापस आते हैं जो एक्चुअल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये अननेसेसरी था पर इरेलीवेंट, मतलब यहाँ इस टॉपिक के ऊपर अननेसेसरी था, पर ये आपका एग्जाम पे सवाल भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है ना। तो ये हम लोगों को याद रखना अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला जा रहा था CTD स्कीम has since been abolished to all the accounts have been matured. The procedure relating to the payment of maturity values of RD amount will apply to CTD accounts in mutatis mutandis. तो एक आपका ये जो आपका हमारा रिकरिंग डिपॉजिट है, इसके पहले एक स्कीम और आता था जिसको हम लोग CTD स्कीम बोलते थे, जो आपका एबोलिश्ड हो गया है। और बोला गया है कि ये जो स्कीम था इसके ऊपर जो रूल लागू होगा, आरडी के ऊपर जो रूल लागू है, सेम रूल जहां जहां पे चेंजेस का आवश्यकता है वो चेंज करते हुए ये रूल आपका लागू हो जाएगा आरटीडी के ऊपर भी, है ना। ये आपका सीटीडी के ऊपर भी आपका ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से याद रखने का कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डिफॉल्ट फी इफ कलेक्टेड एंड rebate if any paid should be entered manually in the passbook by the counter P and signed। ये बात मैं आपको पहले ही बताया हुआ था, ये मैं आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था कि पासबुक प्रिंटर अगर किसी पोस्ट ऑफिस में दिया गया तो हमको बोला गया कि बिना पासबुक प्रिंटर का कोई भी एंट्री पासबुक में नहीं करना है। बस उसमें एक छूट दिया गया जहां पे बोला गया कि डिफॉल्ट फी जो है और रिबेट जो है ये हमारा पासबुक प्रिंटर में अगर हम प्रिंट करेंगे उसमें नहीं आता है, तो इसको मैनुअली एंट्री करना रहता है। तो ये हम लोगों को याद रखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। The account will be treated as discontinued if there are more than 4 month default। ये सवाल एग्जाम पे पूछता है, ये सवाल एज इट इज आपके एग्जाम पे पूछा जाएगा। एन आरडी अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूड इफ देयर आर मोर देन डैश मंथली डिफॉल्ट्स। बताइए जवाब क्या होगा? इफ देयर आर मोर देन डैश नंबर ऑफ मंथली डिफॉल्ट्स। कितने से ज्यादा होने पे? 4 से ज्यादा होने पे। 4 से ज्यादा होने पे मतलब मिनिमम कितना डिफॉल्ट हो गया। अब ये मोर देन के बदले हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं मिनिमम इतना डिफॉल्ट होने पे ये हमारा अकाउंट जो है डिसकंटिन्यू ट्रीट किया जाएगा, है ना। तो आपका अगर 5 डिफॉल्ट हो गया तो अकाउंट जो है हमारा डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, एक आरडी अकाउंट जो है डिसकंटिन्यूड हो गया, क्या इस अकाउंट को हम एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं? ये अकाउंट को हम एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोग कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर चर्चा किए थे, है ना, कि इस अकाउंट को किसी भी ऑफिस में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिवाइवल ऑफ सच अकाउंट विल बी परमिटेड। अब
revival of such account will be permitted only within a period of 2 RD months from the revival of such account will be permitted only within a period of 2 RD months from the 4th RD month of the default after the payment of necessary fees, है ना। तो आपका बेसिकली हम लोग अगर इसको इस तरीके से समझे तो हमारा चार चार डिफॉल्ट के बाद हम अकाउंट को बोलते हैं डिसकंटिन्यूड, है ना। चार अकाउंट आपका 4 मंथ का अगर डिफॉल्ट हो गया, उससे ज़्यादा अगर 4 से ज़्यादा आपका डिफॉल्ट हो गया, 5 या उससे ज़्यादा डिफॉल्ट हो गया, तो उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूड। डिसकंटिन्यूड अकाउंट को आपका हम क्या कर सकते हैं, रिवाइव करने का भी ऑप्शन रखा गया। तो यहाँ पे आपका बोला गया रिवाइवल ऑफ सच अकाउंट विल बी परमिटेड ओनली विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द 4th RD मंथ। तो देखिए आप अगर इसको देखिए इस तरीके से, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। फोर्थ से मैंने बोला 2, मतलब फोर्थ को लिया 1, फिफ्थ को लिया 2, है ना। तो ये 2 महीने के भीतर ही इस अकाउंट को मैं रिवाइव कर सकता हूं। इसके बाद अगर आ गया, मतलब 6th ऑनवर्ड अगर हो गया, 6th एंड उसके ज़्यादा अगर हो गया, तो यहाँ पे उस अकाउंट को हम और रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यही बात यहाँ पे हमारा बताया गया कि रिवाइवल ऑफ सच अकाउंट विल बी परमिटेड ओनली विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months आफ्टर द 4th मंथ नहीं बोल रहा है, फ्रॉम द 4th मंथ। तो ये था हमारा 4th मंथ, तो ये फ्रॉम हम कर दिए, तो ये गया 1, ये गया 2, तो टोटल मिलके कितना हुआ, पहले का 3, बाद का 2, टोटल 5, है ना। तो टोटल 5 डिफॉल्ट जो है हमारा अलाउड रहेगा। उसके बाद 6 अगर डिफॉल्ट हो गया, मतलब बेसिकली हम बोले एक करेंट मंथ, 1 आपका करंट मंथ प्लस 6 आपका डिफॉल्टेड मंथ अगर हो गया तो खत्म। 1 करंट मंथ प्लस 5 आपका डिफॉल्टेड मंथ अगर रहेगा तो वो अकाउंट को जिंदा किया जा सकता है, मतलब उसको वेंटिलेशन पे भेजा गया है, थोड़ा ऑक्सीजन चढ़ देंगे, सैलाइन चढ़ाएंगे, तो वो बंदा हो सकता है दोबारा वापस आ जाएगा। बट अगर 6ठा महीना खत्म हो गया तो वहां पे भाई तुम्हारा राम नाम सत्य हो चुका है, इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। इफ द अकाउंट इज नॉट रिवाइव्ड विद इन दिस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इट विल बी ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूड। इसके बाद आपका खत्म, टाटा बाय बाय, इसके बाद आपका और कुछ नहीं हो सकता। ये परमानेंटली आपका अकाउंट जो है डिसकंटिन्यूड हो जाएगा और इसके बाद कोई भी रिवाइवल जो है अलाउड नहीं रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। A depositor whose account has been treated as discontinued will not be eligible for following benefits। अगर किसी का अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो जाता है तो कौन सा बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, ये बात बताएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं? अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, अगर किसी को भी कोई दिक्कत रहेगा तो बताइएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए देवी और सजनों, फटाफट से बताइए। चलिए, बिल्कुल ठंडे का मौसम है, नहीं तो मैं बोलता हूँ कि स्प्राइट पी लीजिए, क्योंकि स्प्राइट पीने से क्लियर होता है ना। चलिए आगे आते हैं। हाँ, अब क्या बोला जा रहा है, ए डिपोजिटर हुज अकाउंट हैज बीन ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या क्या नहीं मिलेगा? विथड्रॉल नहीं मिलेगा, रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट नहीं मिलेगा, है ना। द रिबेट for 6 monthly deposit or more made in advance may be given to the account holder irrespective of whether the amount was deposited। चलिए यहाँ पे हम लोग दूसरा बात में आ रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? द रिबेट फॉर 6 monthly deposit or more made in advance may be given to the account holder irrespective of whether the amount was deposited in a lump sum in RD month or इन डिफरेंट डेट्स इन एनी RD मंथ। क्या बोला जा रहा है, हम लोग बाद में बढ़ते हैं, उसके पहले हम लोग ये 2 चीज देख लिए, है ना।
क्या देखे हम लोग, हमने यहाँ पे देखा अगर कोई अकाउंट आपका डिसकंटिन्यूड हो गया तो वहां पे उनको विदड्रॉल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आसान भाषा में अगर हम बोले इसको, विदड्रॉल को आप इस तरीके से याद रखिए, लोन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, दुनिया का सबसे आसान मतलब मुश्किल काम है आसान तरीके से सोचना, और हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के चक्कर में रहते हैं। तो डिसकंटिन्यूड आरडी अकाउंट से बेसिकली हमको विथड्रॉल, मतलब क्या होता है, आरडी से विथड्रॉल थोड़ा ही देता है, आरडी से क्या देता है, इधर क्लोजर होगा या फिर लोन देगा। तो बोला जा रहा है अकाउंट अगर आपका डिसकंटिन्यूड है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। क्लियर है, अकाउंट अगर आपका डिसकंटिन्यूड हो गया तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा, डिसकंटिन्यूड अकाउंट से लोन नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगला पॉइंट जहां पे बताया गया रिबेट ऑन एडवांस डिपॉजिट। एडवांस डिपॉजिट के ऊपर कितना रिबेट दिया जाता है उसके कैलकुलेशन में हम लोग आते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम पे पूछा भी जा सकता है। जैसे आपको पूछेगा इस प्रकार से, एक आपका आरडी का डिनोमिनेशन देगा, आरडी डिनोमिनेशन मान लीजिए ₹500, आपको बोला गया किसी बंदा ने 6 महीने का एडवांस डिपॉजिट कर रहा है ना, कितना रिबेट मिलेगा बताइए, कैलकुलेशन करिए, इसका कैलकुलेशन करके जवाब दीजिए फटाफट से। अगर नहीं जानते हैं तो डोंट नो लिख सकते हैं, तो हम डिस्कस कर देंगे। किसी ने किया, अच्छा चलिए, मंजीत ने बोला ₹50, बाकी लोग और कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं? चलिए कैसे कैलकुलेशन करना है एक बार हम लोग देख लेते हैं। आरडी का डिनोमिनेशन बोला मेरा 500, अब कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे अगर जितना हमको याद आ रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दो कंडीशन होता है एडवांस डिपॉजिट के केस में। एक होता है 6 से लेके 11 महीना, 6 मंथ्स टू 11 मंथ्स, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, कितना कंप्लीटेड 12 मंथ्स है। एक हो गया 6 महीने से लेके 11 महीना, दूसरा हो गया कितना कंप्लीटेड 12 मंथ है, ठीक है। तो 6 महीने से लेके 11 महीने के केस में बोला गया अगर ₹100 का डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन ₹100 का है, देन रिबेट होगा ₹10, ठीक है। 6 से लेके 11 महीना अगर होगा, अगर 100 डिनोमिनेशन होगा तो रिबेट होगा ₹10। अगर 12 मंथ का होगा, यहाँ पे डिनोमिनेशन अगर 100 होगा तो रिबेट होगा ₹40, याद रहेगा, यहाँ पे रिबेट हो जाएगा ₹40। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, बोले थे कि 6 महीने का एडवांस किसी ने दिया है ना, तो 6 महीने का एडवांस दिया, ₹500 का आरडी है। अब ₹100 का आरडी अगर होता तो मेरा रिबेट होता ₹10, ₹500 का आरडी है तो इसका 5 गुना हो जाएगा, मतलब ₹50 हो जाएगा रिबेट। क्लियर है। अब यही अगर कैलकुलेशन हम दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 years 6 मंथ एडवांस, डिनोमिनेशन आपका 500 ही है, और आपने यहाँ पे क्या किया, 2 साल 6 महीने का एडवांस दिया। डिनोमिनेशन आपका 500 है, आपने 2 साल 6 महीने का एडवांस दिया। अब बताइए रिबेट कैलकुलेशन करके कितना होगा। चलिए मंजीत ने जवाब दिया ₹250, बाकी लोग बताओ। 450, मंजीत ने बोला 450, अभिजीत ने बोला 250। अच्छा मंजीत ने पहले बोला था 250, फिर बोला 450। शुभेंदु चेंज, अच्छा शुभेंदु जी बोले 450, शत्रुघ्न बोले 250। कैसे कैलकुलेशन हो रहा है चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे मेरा कितना साल है, 2 साल है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्लीटेड
12 मंथ्स कितना हुआ, 2 है ना। एक कंप्लीटेड 12 मंथ के लिए हमको मिलता है 40 रुपए रिबेट। हम 100 रुपए का आरडी डिनोमिनेशन ले रहे हैं। जब भी आपका कैलकुलेशन आएगा आप 100 रुपए का आरडी मान लीजिए, उसके बाद कैलकुलेट करिए। तो आपका 100 रुपए का आरडी में 40 रुपए आपका रिबेट आता। अब आपका दो कंप्लीटेड 12 मंथ यहाँ पे हुआ है क्योंकि 2 साल है, तो 40 इंटू 2 प्लस आपका एक 6 महीना है। अब ये 6 के बदले हम 9 भी ले सकते, 11 भी ले सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपया। तो ऐड करने पे कितना आएगा, 80 और 10 90। तो अगर मेरा आरडी का डिनोमिनेशन होता 100 तो हमको रिबेट मिलता कितना, 90 रुपीज, है ना। 100 पे मिलता 90 रुपीज, पर हमारा डिनोमिनेशन है कितना, 500 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 से, आ जाएगा कितना, 450। क्लियर हुआ कैलकुलेशन। शत्रुघ्न जी क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। अभिजीत क्लियर है कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए, तो और एग्जाम्पल लेना है। चलिए अभी एक काम करिए, इसको ही आप चेंज करिए, इसको कर दीजिए 4 साल 9 महीना। सेम कैलकुलेशन है, 4 साल 9 महीना एडवांस दिया गया, 500 रुपए का आरडी है, आपका डिनोमिनेशन कितना क्या ये रहेगा। चलिए 850 जवाब आया। और बाकी लोग बताइए। चलिए 850 कैसे कैलकुलेशन हुआ हम देख लेते हैं। 4 इंटू 40 प्लस 10 इजिकल टू 170 मल्टीप्लाइड बाई 5 इजिकल टू 850। तो कैलकुलेशन शुभेंदु, अभिजीत, मंजीत, वेरी गुड, सबका जवाब 850 आया, बहुत बढ़िया, है ना। अब यहाँ पे देखिए बात ये क्लियर है। अब यहाँ पे आपसे अगर सवाल पूछा जाए मैक्सिमम कितने दिन का डिपॉजिट एक बंदा आके एट ए टाइम एडवांस में कर सकता है, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम पीरियड ऑफ एडवांस ये कितने दिन का हो सकता है, कोई बताइएगा। मैक्सिमम पीरियड ऑफ एडवांस 2 साल। तो अब तक हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। बाकी अच्छा ये यहाँ पे आपका एक बात तो है, मुझे लगता है पिनाकल में शायद कुछ कॉन्फ़िगरेशन में इशू है। जितना हमको याद आ रहा है, कोई एक बंदा हमको पहले भी एक बार बताया हुआ था, आपका पिनाकल में शायद कुछ इशू हो सकता है। बट एज पर सीबीएस मैनुअल, एज पर नॉर्म, एज पर रूल, मैक्सिमम पीरियड ऑफ एडवांस है 5 ईयर्स। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम पे पूछा भी जाए तो आपको याद रखना है मैक्सिमम पीरियड ऑफ एडवांस क्या है, 5 साल का। तो एक बंदा 5 साल का एडवांस आपका दे सकता है। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, आज आरडी खाता खोला और मैंने 1 मंथ का जमा किया, ठीक है, 1 मंथ का। अब उसके बाद मान लीजिए आज कौन सा तारीख है, आज तारीख हो गया 23/11/2024। अब मैं क्या किया, 24 तारीख को दोबारा आया, मैं क्या किया 24/11/2024 में पोस्ट, हालांकि ये छुट्टी है तो हम 24/11 नहीं लेंगे, नहीं तो आप ही में कुछ बदमाश लोग रहेंगे जो बोलेंगे कल तो सर छुट्टी है ना। 25/11/2024 में फिर मैं पोस्ट ऑफिस में गया और बाकी 59 मंथ्स का पैसा जमा किया। ठीक है, अब यहां पे मेरा आरडी का डिनोमिनेशन है ₹500। क्लियर है, आरडी का डिनोमिनेशन है ₹500। आप हमको कैलकुलेट करके बताइए रिबेट कितना मिलेगा। क्वेश्चन क्लियर है। आरडी खाता खोला गया 23/11/24 को, बंदा 500 रुपए दे के खाता खोला, 25 तारीख को आया, 59 मंथ्स का पैसा उन्होंने एक बार में जमा किया। अब रिबेट कितना दोगे, यही सवाल है। 4 साल 11 महीने का रिबेट लगेगा या फिर पूरा 5 साल का रिबेट मिलेगा। शुभेंदु जी, ये काम का सवाल है ना, और प्रैक्टिकल भी है, हो भी सकता है कभी भी।
जिसके पास बहुत पैसा रहेगा क्या करेगा? अभिजीत बता रहा है 1000 रुपये आपका बाकी, मंजीत बोले 1050 रुपये, रवि बोले 5 साल का ही रिबेट देंगे। बस ठीक है, 5 साल का ही रिबेट देंगे। कैलकुलेशन करने से हमारा कितना आएगा, तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। तो फंडा यही है, 5 साल का देंगे या फिर 4 साल 11 महीने का, है ना। शुभेंदु ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए एक बात बताया गया, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया? रिबेट फॉर 6 मंथली डिपॉजिट और मोर मेड इन एडवांस may be given to an account holder irrespective of whether the amount was deposited in on lump sum in any RD month और ऑन डिफरेंट डेट्स इन एनी आरडी मंथ। आरडी मंथ हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा खाता 15 तारीख के बाद अगर खोला जाता है तो वहां पे केस क्या रहेगा, और आपका अगर 15 तारीख से पहले खोला गया, मान लीजिए 1 तारीख को खाता खोला गया, तो वहां पे हमको कब तक जमा करना है ये मैटर करेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे आपका बताया जा रहा है। अब खाता मैंने क्या किया, 23 तारीख को ओपन किया, तो 25 तारीख को भी अगर हम आते हैं तो सेम आरडी मंथ में ही आ रहा है, भले ही द डेट्स आर डिफरेंट बट दिस फॉल्स इन ए सेम आरडी मंथ। जिस कारण से आप एक बार 1 महीने का दिया पर बाद में आप 59 महीने का दिया, बट हम दोनों को ऐड करेंगे 1 मंथ प्लस 59 मंथ इज इक्वल टू 60 मंथ। तो यहाँ पे where the deposit are made on different dates, the rebate shall be paid at the time of deposit which makes the advance deposit for 6 or more month, है ना। तो जब हम 6 या उससे ज़्यादा मंथ के लिए डिपॉजिट कर देंगे, उस टाइम पे उसके आधार पे क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे 1 महीना प्लस 59 महीना मिला के हमारा 5 साल का कैलकुलेशन आएगा। और हमने पहले भी देखे थे कि मान लीजिए हमारा 100 रुपए का आरडी है ना, तो आपका 1 साल में रिबेट कितना होगा, 40 रुपया। 1 साल में रिबेट कितना होगा, 40 रुपया। 5 साल में रिबेट कितना होगा, 40 इंटू 5, और आपका 500 का है तो और 5 गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 200 इंटू 5 कर देंगे तो 1000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन अगर गलत होगा तो बताइएगा। बिल्कुल काम कर रहा है ना, बिल्कुल काम कर रहा है। 1 से 15, 16 का 30, यही तो कंसेप्ट, इसी को तो हम आरडी मंथ बोल रहे हैं कि 16 से 30 के भीतर का जो पीरियड है इसको हमने लिया, है ना। कि आप 16 तारीख को अगर आरडी खोलिएगा तो आपको क्या करना है, आपको आइदर उस महीने के 16 से 30 के भीतर ही जमा करना है। आप अगर अगले महीने में आ जाइएगा, मान लीजिए 1 तारीख को भी आ गए, आप 1 महीने के भीतर आए पर सेम आरडी मंथ में आप नहीं आए, है ना, आप सेम आरडी मंथ में नहीं आए। 1 से 15 तारीख के भीतर आपने खाता खोला, आप उसके भीतर मान लीजिए 15 तारीख को आपने खाता खोला, 16 तारीख को आके आप जमा करते हैं, तो ये आपका सेम आरडी मंथ नहीं कहलाएगा। यहाँ पे आपका मंथ जो है आपका चेंज हो रहा है, क्योंकि आपको 1 से 15 के भीतर का पीरियड जो है उसी को यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन यहाँ पे किया जा रहा है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या बोलते हैं वीरू लोग, आगे बढ़े क्या नहीं, बताइए फटाफट से। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, बोला जी द प्रेजेंटेशन ऑफ पासबुक इज नेसेसरी फॉर मेकिंग ए डिपॉजिट एन आरडी अकाउंट ऑफ एन इलिटरेट डिपॉजिटर और वेयर द अकाउंट स्टैंड्स एट बीओ। अगर आरडी अकाउंट जो है ये किसी इलिटरेट डिपॉजिटर का है, या फिर आरडी का जो खाता है ये ब्रांच ऑफिस का है, तो यहाँ पे चाहे वो बीओ में जमा करे चाहे वो एसओ में जमा करे, द प्रेजेंटेशन ऑफ पासबुक इज ऑलवेज नेसेसरी। क्लियर है, अगर इलिटरेट डिपॉजिटर होगा और खाता अगर बीओ का होगा तो प्रेजेंटेशन ऑफ पासबुक इज नेसेसरी, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा अच्छा बातें बताया गया। बोला गया लोन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द बैलेंस
ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यहां पे ध्यान दीजिए, सवाल यहां से पूछा जाता है लोन के लिए। चलिए फटाफट पब्लिक चैट में बताइए, लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म क्या रहेगा? लोन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म क्या रहेगा? फॉर्म नंबर, लोन के लिए फॉर्म नंबर SB7, SB7C। ए बी नहीं है, SB लिखने जा रहे थे हम, समझे हैं रवि जी। और लोग बताइए। बिल्कुल, SB7B, 7C। चलिए एक बार चले हम बता देते हैं दोबारा आपका, हालांकि बार बार हम बोलते रहते हैं। विदड्रॉल के लिए आपका कितना है? अच्छा ये स्पेलिंग मेरा थोड़ा गलत होता है। विदड्रॉल के लिए होता है SB7, है ना। क्लोजर के लिए, क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, इसमें लिए कितना होता है? SB7A। और आपका प्रीमेच्योर क्लोजर आपका हो जाएगा SB7B। और आपका लोन और विदड्रॉल फ्रॉम SSA वगैरह जो भी है PPF, उसका हो जाएगा SB7C, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था? लोन का एप्लीकेशन फॉर्म। तो लोन का क्या है? SB7C है ना। मैं गलत बोलूंगा तो बताइएगा आप लोग। चलिए, तो बोला जी ने लोन इज रिस्ट्रिक्टेड, यहां पे ध्यान दीजिए, टू 50% ऑफ द बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एन अकाउंट विच हैज नॉट बीन ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूड। जब हम लोग डिसकंटिन्यूएशन देख रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि आपका लोन जो है डिसकंटिन्यूड आरडी अकाउंट से नहीं मिलेगा, है ना। अब यहां पे एक सवाल दिया, 50% ऑफ द बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब मान लो मेरा 100 रुपीज का आरडी है, एक आरडी है जिसका डिनोमिनेशन है 100, है ना। और कस्टमर ने क्या किया? पहला दिन खाता खोला और एक बार में 5 years डिपॉजिट, 5 years डिपॉजिट इन एडवांस, है ना। एडवांस में 5 साल का डिपॉजिट कर दिया। मतलब कितना डिपॉजिट किया? 5 × 12 × 100 इजिकल टू 6000। अब क्या हुआ? आफ्टर आफ्टर 12 months, 12 महीने के बाद ही हैज अप्लाइड फॉर लोन, उन्होंने लोन के लिए आवेदन किया, ठीक है। आफ्टर जस्ट कंप्लीट हुआ 12 महीना, उसके बाद उन्होंने लोन के लिए आवेदन किया। डिनोमिनेशन था ₹100। कितना लोन मिलेगा? ये आपका सवाल है, लोन कितना मिलेगा? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर रहेगा, है ना। क्वेश्चन क्या था? 100 रुपए का आरडी का डिनोमिनेशन है, कस्टमर ने आया 5 साल का एडवांस डिपॉजिट यानी कि 6000 रुपया डिपॉजिट कर दिया। 12 महीने के बाद उन्होंने लोन के लिए आवेदन किया। अब लोन कितना मिलेगा? हमको पता है 50% ऑफ द बैलेंस मिलता है ना। अब कितना मिलेगा? 50% ऑफ द बैलेंस मतलब वेदर इट इज ₹3000 और इट इज ₹600, है ना। बेसिकली यहाँ पे आपके मन में दो ही चीज आएगा, ऑप्शन ए ₹3000, ऑप्शन बी ₹600, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस, है ना। चलिए शुभेंदु ने बोला 600। INS मुझे लगता है इंद्रजीत जी होंगे, इंद्रजीत जी ना। INS नाम से कौन ज्वाइन किया है? राकेश बोला 3000, अभिजीत बोला 3000। अब यहाँ पे थोड़ा सोनाली बोले नॉट अलाउड। चलिए अच्छी बात है। और बाकी लोग बताइए। तो 12 महीने के बाद लोन नहीं दीजिएगा, कोई दुश्मनी तो नहीं है इसके साथ? सोनाली जी आपको इनके साथ दुश्मनी तो नहीं है? अच्छा देवेंद्र भी 600 रुपया देगा, चलिए अच्छी बात है। तो 600 देना है या फिर 3000 देना है? कंफ्यूजन तो है यहाँ पे, है ना। यही हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, कहाँ करें? शत्रुघ्न ने भी बोला 600। चलिए अब इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लोन इज रेस्ट्रिक्टेड, लोन इज रेस्ट्रिक्टेड एट 50% ऑफ द बैलेंस
ऑफ द बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब 12 महीने के बाद मैंने आवेदन किया, मेरे अकाउंट पे बैलेंस कितना था बताइए, मेरे इस आरडी अकाउंट में बैलेंस कितना था? सोनाली जी बताइए, आरडी अकाउंट में बैलेंस कितना था? सोनाली, देवेंद्र, शत्रुधन बताइए। मंजित ने बोला 6,000, सोनाली 12,000, 1200। हम तो एक बार में एडवांस डिपॉजिट किए ना, हम खाता खोल के एडवांस डिपॉजिट कर दिए, तो क्या वो मेरा बैलेंस शीट नहीं होगा? बिल्कुल बैलेंस शीट होगा। तो ये मेरा बैलेंस कितना था? 6,000। अब मैं अगर वहां से लोन ले लिया तो कितना लोन मिलेगा? उस बैलेंस का 50%। तो 6,000 का 50% कितना हो जाएगा? ₹3,000। तो लोन हमको कितना मिलेगा बताइए फटाफट से, लोन हमको कितना मिलेगा? 3,000 रुपए मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्लियर है, ये एक आपका क्रिटिकल जगह है जहां पे 90% लोगों का कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आपका मन में भी कंफ्यूजन है, ये आम बात है, इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करने का नहीं है ना। चलिए तो डिलीट कर दे इसको, हम आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या बात बताया गया? तो पहले एक चीज हमने देखा, अकाउंट आपका डिसकंटिन्यूड नहीं होगा, बैलेंस जितना रहेगा उसका 50% आपका लोन मिल सकता है। और लोन कितने बार मिलता है? तो बोला कि ऑन्स इन 5 ईयर्स, 5 साल में एक ही बार लोन मिलेगा। once in 5 years can be allowed after the account has been in operation for at least 1 year। एटलीस्ट 1 साल वो आपका ऑपरेशनल रहेगा। मतलब आज मैंने खाता खोला, 5 साल का जमा कर दिया, और कल मैं आके बोल रहा हूं हमको लोन दे दो, तो लोन नहीं मिलेगा, बिकॉज योर अकाउंट हैज नॉट बीन इन ऑपरेशन फॉर एटलीस्ट ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। after the completion of 1 year only you will be entitled for the loan। 1 साल खत्म होने के बाद ही आपको लोन मिल सकता है, अदरवाइज आपको लोन उस पीरियड में नहीं मिलेगा। 12 मंथली इंस्टॉलमेंट शुड हैव बीन पेड। एटलीस्ट 12 मंथली इंस्टॉलमेंट जो है, मतलब मान लीजिए मैंने खाता खोला और 5-6 महीना डिपॉजिट किया, उसके बाद 6 महीना डिपॉजिट नहीं किया, फिर आके हम बोल रहे हैं कि बाबू मशाई हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमको लोन दे दो। तो आप गरीब हो, आप अमीर हो, डजेंट मैटर, आपका 12 इंस्टॉलमेंट जो है जमा नहीं हुआ तो आपको लोन नहीं मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इज हाफ विथड्रॉल अलाउड ऑन एडवांस पेमेंट? बिल्कुल सोनाली जी, आपको एडवांस कितना दिया गया, क्या दिया गया, इट डजेंट मैटर। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब लोन के लिए हम आवेदन करेंगे, उस टाइम पे मेरे अकाउंट का बैलेंस कितना है वो देखा जाएगा, और जितना बैलेंस है सीधा उसका 50% लोन दे दिया जाएगा। ठीक है? तो ऐसा कोई नहीं है कि हम एडवांस देंगे तो उसका लोन नहीं देंगे। क्या मैंने आपको पैसा नहीं दिया? मैं तो पैसा आपको दे दिया हूं, तो लोन आप क्यों नहीं दीजिएगा? है ना? तो ये आप, और ये मेरा बात नहीं है, ये सीबीएस मैनुअल बता रहा है। ठीक है? तो ऐसे इसमें मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है कि लोन दिया जाए या ना दिया जाए, बट सीबीएस मैनुअल और उनका जो लैंग्वेज बता रहा है वो हमको यही बता रहा है कि आपको जितना पैसा भी जमा रहे, भले वो एडवांस डिपॉजिट हो या फिर जो भी हो, उसके ऊपर आपको लोन मिल सकता है। ठीक है सोनाली जी, आगे बढ़े। चलिए, अब क्या बोला जा रहा है? व्हेन एन अकाउंट होल्डर takes loan against his or her RD account, he or she will have the option to repay the loan amount with interest either in lump sum और इन मंथली इंस्टॉलमेंट। तो बंदा लोन लिया है, अब पे कैसे करना है? तो बोला कि आप चाहते हो तो एक बार में पूरा पैसा दे दो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, है ना? If the lump sum option is selected, the loan amount may be repaid in one lump sum along with the interest at the prescribed rate at any time during the currency of the account। तो जब तक ये जो 5 साल का पीरियड है, कभी भी आप आइए और एक बार में पूरा लोन का पैसा, इंटरेस्ट जो है आप पे कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है?
इफ द पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट was multiples of 5 in respect of account open before 18/12/2019। तो बोला गया कि अगर आपका आरडी खाता 18/12/2019 से पहले ओपन किया गया तो यहाँ पे जो आप अगर इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो है इट विल बी इन मल्टीपल ऑफ ₹5, क्योंकि पहले आरडी अकाउंट जो होता था वो 5 के मल्टीपल में होता था। ठीक है, 18/12/2019 के बाद ये 10 के मल्टीपल में आ गया। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी जो हम पे करते हैं वो 10 के मल्टीपल में ही है। तो 18/12/2019 में या 19 से पहले, है ना, 19 के पहले अगर कोई खाता खोला गया देन द लोन अमाउंट या फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन अमाउंट विल बी इन मल्टीपल ऑफ ₹5। बट अगर उसके बाद खाता खोला गया तो ये हो जाएगा ₹10 के मल्टीपल में। क्लियर है? अब लोन छोड़ते हैं और प्रीमेच्योर क्लोजर करते हैं। क्या बोला जा रहा है? प्रीमेच्योर क्लोजर आफ्टर 3 years from the date of opening of account is allowed without the depositor requiring furnishing any reason। तो 3 साल होने के बाद बंदा आके, आरडी अकाउंट होल्डर आके कभी भी इस खाते को क्लोज कर सकता है, उनको किसी भी कारण बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट विल बी पेड एट द रेट एप्लीकेबल टू सेविंग्स अकाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब अगर प्रीमेच्योर क्लोजर मैंने किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? तो सेविंग्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। The interest recovered on loan, repaid and default fee collected on defaulted installments will be refunded at the time of the closure। अब अगर कोई बंदा प्रीमेच्योर क्लोज कर देता है तो वहां पे अगर उन्होंने कोई लोन लिया हुआ था और उस लोन से मैंने कुछ इंटरेस्ट रिकवर किया, है ना, उसने कोई लोन लिया हुआ था और उस लोन से गवर्नमेंट ने, माने कि हमारा डाक विभाग ने कोई आपका इंटरेस्ट जो है अगर रिकवरी किया था तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट और जो डिफॉल्ट फी अगर कभी भी उनको पैसा पे करने में डिले हो गया, विलंब हो गया, तो उनसे अगर हम डिफॉल्ट फी कलेक्ट किए हैं तो ये डिफॉल्ट फी भी हमको रिफंड करना पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फायदा उठा सकते हैं हम लोग यहाँ से, है ना, कि मान लीजिए एक बार में एडवांस डिपॉजिट कर दिए, फिर हम वहाँ से लोन ले लिए, उस लोन को खर्चा बर्चा कर लिए, उसके बाद इंटरेस्ट जो पे करना था कर दिए, अब जाके खाता को प्रीमेच्योर क्लोज कर दिए और फिर हम बोले कि भाई हमारा इंटरेस्ट का पैसा वापस करो। चलिए कितना फायदा होगा ये तो बाद की बात है, बट ऑप्शन इज अवेलेबल, है ना। तो अगर मैंने खाता को प्रीमेच्योर क्लोज कर दिया तो अगर विभाग ने हमसे कोई इंटरेस्ट रिकवर किया था ऑन अकाउंट ऑफ सम लोन और विथड्रॉल, विथड्रॉल मतलब लोन है यहाँ पे, तो ये इंटरेस्ट जो है हमको वापस कर देगा। अगर हमसे कोई डिफॉल्ट फी ले लिया था वो डिफॉल्ट फी जो है हमको वापस कर देगा। क्लियर है? और यहाँ पे एक बात और आता है कि अगर उन्होंने कोई रिबेट हमको दिया था, उन्होंने देखिए इंटरेस्ट लिया था दे देगा, डिफॉल्ट लिया था दे देगा, भाई रिबेट अगर आपको दिया था तो वो वापस ले लेगा। क्लियर है? ये बात भी इसके साथ याद रखना है, रिबेट टू बी रिफंडेड बाय कस्टमर। आपने एडवांस डिपॉजिट किए थे, है ना, और आपको कुछ रिबेट मैंने दिया था तो भाई सारा फायदा तुम ही लूटोगे, हम यहाँ पे क्या घास खाने के लिए बैठे हुए हैं? तो रिबेट का पैसा जो है वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्या बोला जा रहा है? If the maturity value of a discontinued account is retained by the account holder after the date of maturity, interest at a rate applicable to this scheme for completed years and at the rate applicable to post office savings account for completed months। क्या हुआ बताइए? बोला जा रहा है अगर हमारा खाता जो है मैच्योर कर गया था, है ना,
इफ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए डिसकंटिन्यूड अकाउंट, एक अकाउंट था जो आपका डिसकंटिन्यूड था और उस अकाउंट का क्या हुआ था, मैच्योरिटी पीरियड जो है आपका एक्सटेंड हो गया था। मान लीजिए आज के दिन में एक्सटेंड आपका मैच्योर होना था 23/11/2024 में, और मैं 1 साल हो गया, या फिर मान लीजिए 1 साल 2 महीना हो गया, 1 साल 2 महीना हो गया और मैंने क्या किया, उस खाते को क्लोज नहीं किया। ऐसा बहुत सारा हजारों खाता रहता है। अब यहां पे क्या बता रहा है, इफ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डिसकंटिन्यूड अकाउंट इज रिटेन्ड बाय द अकाउंट होल्डर आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी के बाद भी अगर डिसकंटिन्यूड अकाउंट का जो पैसा है, मैच्योरिटी वैल्यू है, अगर इसको रिटेन किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होना है, तो बोला जा रहा है जो कंप्लीट ईयर है, जितना कंप्लीट साल रहेगा उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल टू दिस स्कीम, कंप्लीटेड ईयर्स के लिए आरडी के रेट में इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा 1 साल एक्स्ट्रा हुआ था, ये 1 साल मेरा आरडी के रेट में, मान लीजिए सपोज हम 6.7% है, तो ये 1 साल मुझे 6.7% के रेट में इंटरेस्ट मिलेगा। अब कंप्लीटेड मंथ कितना है, तो 2 महीना है, ये 2 महीना में मुझको कितना मिलेगा, तो सेविंग्स के रेट में मिलेगा 4% के रेट में हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे हमारा बताया गया है, हम उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। आगे बढ़े हम लोग। इफ द पीरियड इज लेस देन ए ईयर, अब मान लीजिए 9 महीने बाद क्लोज कर दिया गया, तो बोला जा रहा है पीओएसए, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन द मैच्योरिटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो यहाँ पे आपका जो आपका कंप्लीटेड मंथ रहेगा ना, पीरियड सॉरी, इफ द पीरियड इज लेस देन ईयर, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन द मैच्योरिटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। Interest in this case may be paid up to a maximum period of 5 years from the date of maturity of the account. चलिए इसको एक बार और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है इफ द पीरियड इज लेस देन ए ईयर, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन द मैच्योरिटी वैल्यू। तो जो मैच्योरिटी वैल्यू रहेगा उसके ऊपर हमको सेविंग्स रेट में ही इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए जितना 5 साल मेरा है वो तो मेरे आरडी के रेट में ही इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद जितना महीना, जितना कंप्लीटेड मंथ रहेगा उस मंथ के ऊपर हमको सेविंग्स के रेट में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, द इंटरेस्ट इन दिस केस मे बी पेड अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट। ये वाला लाइन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, 1 मिनट प्लीज वेट करिए, इसका थोड़ा हम सीबीएस मैनुअल को एक बार निकाल लेते हैं, कहाँ गया उसे ढूंढो। देवी और सजनों थोड़ा सा करिए इंतजार, से कोई समझाना चाहते हैं तो समझा सकते हैं। चलिए बात क्या है, एक्चुअली हम थोड़ा उल्टा समझ रहे थे जिस कारण से थोड़ा इशू आ रहा था। अब हमको क्लियर हो गया, हम उम्मीद करते हैं आपको भी क्लियर हुआ होगा। क्या बताया जा रहा है देखिए, तो हमने क्या देखा, ये हम लोग पहले देख लिए थे कि मान लीजिए मैच्योरिटी के बाद 1 साल 2 महीना हुआ था, तो 1 साल के लिए मेरा जाएगा आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 महीने के लिए जाएगा एसबी का इंटरेस्ट। अब बोला जा रहा है कि मैच्योरिटी के बाद अगर विद इन 1 ईयर अगर हम क्लोज कर लेते हैं तो जितना मंथ रहेगा उसमें पीओएसए, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के रेट में ही इंटरेस्ट लगेगा। अब बात आता है मैच्योरिटी के बाद फर्दर कितना दिन तक हमको ये इंटरेस्ट जो है मिलेगा, तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। द इंटरेस्ट इन दिस केस may be paid up to maximum period of 5 years from the date of maturity of the account। बेसिकली क्या है, आप हम लोग सभी लोग जानते हैं आरडी अकाउंट को एक ही बार एक्सटेंड किया जा सकता है, और आपका इसका मैच्योरिटी का जो इंटरेस्ट है, यानी कि आपका पीएमआई जो है या जो भी एक्सटेंशन के लिए जो इंटरेस्ट है, ये 5 साल के लिए ही मिलता है। तो फंडा क्या हुआ, 5 years का आरडी अकाउंट प्लस फर्दर 5 साल के लिए हमको बेनिफिट मिल सकता है। यही बात यहाँ पे बता रहा है ना। कभी कभी हो जाता है आसान सा चीज़ मतलब निकल जाता है हम लोगों के आंखों के सामने से, तो वही बात है। क्लियर है ये वाला, यहाँ तक क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक
किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो एक काम करेंगे, आज हम लोग यहाँ पे ही रुकेंगे, ठीक है? एक्चुअली कुछ पर्सनल बहुत सारा कारण चल रहा है, जिस कारण से मैं थोड़ा क्लास सही से नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? तो हम कल फिर से हम लोग क्लास रखेंगे, 100% क्लास रखेंगे, कल हम लोगों का क्लास रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि देखते हैं दिन में अगर हो पाएगा दिन में, नहीं तो शाम को तो 100% क्लास रखेंगे, ठीक है? तो टाइम मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। राकेश जी, आपको शायद हम अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किए हैं, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? तो आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा, ठीक है? दिन में अगर क्लास नहीं लिए, दिन में नहीं लेंगे, रात को ही लेंगे। रात को मान लीजिए 8 बजे से 8:30 बजे, 8:30 बजे से कल हम लोग क्लास कंडक्ट करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को पीडीएफ जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इस पीडीएफ को थोड़ा सा पढ़ लीजिए यहाँ तक। हम लोग प्रयास करेंगे और 2 से 3 क्लास के भीतर इसको कंप्लीट करने का टारगेट करेंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे समाप्त करें हम लोग।